यतीमखाना पटना सिटी विगत कई वर्षों से विवादों के घेरे में रहा। पहले डॉक्टर अहमद अब्दुल हई इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। 2020 में इन्होंने आम सभा बुला करके इस पूरी कमेटी को भंग कर दिया। दूसरी कमेटी ने कमान संभाला। अब तीसरी कमेटी की भी बात चल रही है, लेकिन जो अभी मौजूदा कमेटी काम कर रही है, जिसके अध्यक्ष इरशाद अली आज़ाद हैं और सचिव मुश्ताक अहमद हैं, उनका कहना यह है कि डॉक्टर अहमद अब्दुल हई उन्हें उनकी टीम को परेशान कर रहे हैं और उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में कई तरह के इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाए हैं। आखिर में उन्होंने कहा ये कि अगर आज भी डॉक्टर अहमद अब्दुल हई बैठकर मामले को हल करना चाहते हैं तो ये समिति बात करने को तैयार है, ताकि यतीम खाना को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है और यतीम व नादार को उनका हक मिले। हमारे बीच इरशाद साहब शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं और यतीम खाना खादिमुल इस्लाम के अभी मौजूदा अध्यक्ष भी हैं। इरशाद जी, ये बताएं कि अभी जो विवाद चल रहा है किस तरह का विवाद है, क्या है? देखिए, सबसे बड़ा मामला यह है कि आप उसको कैसे विवाद कह रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, कोई भी दायरा जो है बायलॉज के हिसाब से चलता है। सबसे पहले बायलॉज को पढ़ लेना चाहिए। बायलॉज में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, उस प्रक्रिया के तहत ऑलरेडी जो कमेटी एग्जिस्ट कर रही है उसमें सारे काम हो रहे हैं। विवाद आप उस वक्त तक कह सकते हैं कि जब आवाम ने और जो ओहदेदारान पहले से थे वो आकर के लीगल प्रक्रिया के तहत मुश्ताक साहब के साथ सारे लोग आए थे और कहा था कि इस तरह की बात है कि इसमें बहुत सारी ज़मीनें जो है सेल परचेज हो गई हैं और पूर्णिया में 500 एकड़ ज़मीन है और जिसकी निशानदेही नहीं हो पा रही है। तो आपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते बिहार में बहुत सारी प्रॉपर्टियों को निकाला है, तो इसमें आपसे पूरी उम्मीद है और इसमें आपको मदद करना चाहिए। तो हमने बायलॉज की कॉपी लिया। पहले हमने कहा कि आप बायलॉज की कॉपी दे दीजिए, उसको हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, उसके बाद से इस पर हमको एक आध 2 दिन टाइम आपको दीजिए, तो इस पर हम लोग सोचते हैं। फिर बात हुई, जो सिस्टम है, प्रक्रिया है। सेक्रेटरी जो मुश्ताक साहब हैं वो हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता भी हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ें लीगल वे में हमको बताया और ने इनसे 1 to 1 बात करके जो बायलॉज की लीगल प्रक्रिया है उसको हमने समझा। समझने के बाद हम पूरी तरीके से इत्मीनान हो गए। उसके बाद से लीगल कार्रवाई हम लोगों ने करना चालू किया। थोड़ी बहुत बातें जो सामने आ रही थी कि ताला तोड़ा गया, ऐसे किया गया, हमने कोशिश ये किया कि जो लोग पहले से हैं या अब हैं, ये एक यतीम खाना 1910 में बना है, स्थापित हुआ है, संगे बुनियाद उसकी रखी गई है और उस वक्त उन लोगों ने अपनी सोच के तहत जो बायलॉज तैयार किया गया है वो कहीं ना कहीं ये समझिए कि मुबारकबाद के मुस्तहक है कि उस वक्त उनकी वैसी सोच थी। और आज 111 साल बाद भी जिस यतीमखाना में आज 500 एकड़ ज़मीन हो और 5 एकड़ में पटना सिटी में इदारा फैला हुआ हो, जिसमें हाई स्कूल भी हो और इंटर कॉलेज भी हो और यतीमखाना भी हो और उसमें बिल्डिंग भी है और ज़मीन भी है और उस पैसे में बहुत सारे माने उस इदारे में बहुत सारे डोनर भी पैसा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ इसमें थी जिसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और चीज़ों को समझते हुए अच्छे तरीके से चल रहा है और बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को कामयाबी मिली है। विद्यालय का आपने जिक्र किया। अभी विगत दिनों में 6 नवंबर से विद्यालय कर्मचारी जितने भी शिक्षक हैं वो हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि उनका वेतन 7-8 महीने से नहीं मिला है, ऐसा प्रकाश में आया है। देखिए, ये बात आप कैसे कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आप उनसे जिन लोगों ने आपको कहा है, हम एक बात उसमें कहना चाहते हैं कि जो यतीमखाना है उसमें जो इनकम का फ़िलहाल ज़रिया है डिस्प्यूट के बाद
वो यतीम खाने में कुछ पैसे आते हैं वहाँ, जो लोग अपना यतीम बच्चों पे खर्च करना चाहते हैं, या फिर आप मैरिज हॉल है उससे आते हैं। तो लगभग 1.5 साल से यतीम खाने भी लॉकडाउन की वजह से बंद हैं और मैरिज हॉल भी बंद था। और उन टीचरों से आप पूछेंगे कि क्या लॉकडाउन का पैसा है या फिर आपने जो पढ़ाया है उसका पैसा है। मुझे जहाँ तक मालूम है कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कूल जो है लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल बंद था उसका पेमेंट नहीं किया है। और हम लोगों ने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है कमेटी में कि नहीं भाई, उनको भी पैसा दिया जाए। तो ये बात, उसमें भी 3 महीने के आवेदन मेरे पास है, वो भी लॉकडाउन के सारे पैसे देने के बाद ये 3 महीने के हैं। तो ये बात सरासर गलत है और इस बात में कोई दम नहीं है। अगर ये बात सारे टीचर अगर आपको लिख करके देते हैं कि लॉकडाउन का पैसा हमको नहीं मिला है, तो इस पे बात आपने शिक्षकों के बीच में क्यों नहीं रखी जाके, वो हड़ताल पर क्यों बैठे? देखिए, एक चीज़ पहले बात समझ लीजिए, किसी आदमी को कुछ गलत फहमियाँ हो जाए तो उसको बहुत रोक टोक नहीं करना चाहिए। मामला यहाँ है कि एक आध दो जो टीचर हैं वहाँ, उनसे हमने डिमांड किया था कि आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं और उनके एजुकेशन के क्वालिफिकेशन में भी क्वेश्चन मार्क है और उनके अपॉइंटमेंट पे भी क्वेश्चन मार्क है। पहले के जो लोग थे अपने लोगों को बिना क्राइटेरिया फुलफिल किए, बिना सर्टिफिकेट का जांच किए हुए अपने मर्जी से लोगों को रख दिया गया है। तो हम लोग उस चीज़ पे लीगल पहलू पे जो लोग ठीक है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट सिस्टमेटिक ढंग से लीगल तरीके से नहीं हुआ है, उन पर विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। चाहे ये दबाव बनाने के लिए जो भी टीचर कुछ कहें, उससे बहुत इदारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। ये टेम्पोररी चीज़ें हैं, ये कम 1-2 दिनों में ये सारी चीज़ें कार्रवाई के डर से इस तरह की बातें हो रही है। हम लोग लीगल कार्रवाई उन पर करेंगे जो गलत है। अच्छा, स्थानीय लोग जैसा कि आरोप लगा रहे हैं कि निबंधन कार्यालय में, और चिट्ठी दिखा रहे हैं कि निबंधन कार्यालय में जो नई कमेटी है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कहाँ तक सही? देखिए, जो स्थानीय, कौन स्थानीय लोग हैं मुझे नहीं मालूम, हम उनको स्थानीय लोग कैसे कहें, वो असामाजिक तत्व हैं, उनको अपना दायरा नहीं पता है। उसमें ऐसे लोग भी हैं जो अनगिनत बार जेल के सलाखों की हवा खा चुके हैं और उस तरह की बात करते हैं। कहिए कि वो थोड़ा पढ़ लिख लें और उस लेटर को पढ़ लें, उनको पता नहीं है 10 लेटर ऐसे हैं जो पीएमओ के हैं, सीएम के यहाँ से है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के यहाँ से है, अल्पसंख्यक आयोग से है, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से है, हम लोगों ने अपर समहर्ता को भी है और एसडीओ पटना सिटी को पर्सनल जवाब दे दी गई है कि उसको कम से कम जांच करके विधि सम्मत कार्रवाई करें। तो ये सारे लेटर हैं और आपको अगर कुछ कहना है तो जो लोग इस तरह के हैं वो अनेकों केस जो है हाई कोर्ट में किए हुए हैं, सिविल कोर्ट में किए हुए हैं, तरह तरह के कंप्लेन हैं। तो भाई हमारे अगेंस्ट जो कमेटी अभी एग्जिस्ट कर रही है उसके अगेंस्ट में अगर कोई कोर्ट गया है तो कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए। ये आप मनगढ़ंत कहानी क्यों हो रही है? पैसे की भी गड़बड़ी की, वो कुछ हिसाब की गड़बड़ी के भी आरोप लगा। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो कभी पैसे के बारे में, वो कौन ऑथराइज लोग हैं? पहले से पता है कि इसी मामले में अभी सारी लड़ाई इसी की है कि पहले जो पैसे जो आपके पास दायरे के पास जो आए थे यतीम बच्चों के लिए या वहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें बहुत सारी हेरा फेरी है जिसकी हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, उसकी लीगल जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। हमारा ये काम देखिए, मामला है कि जमहूरियत में सिस्टम है, न्यायालय है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होती है। हम लोगों ने जब बात आई, आपको पता होगा कि 14 से ज़मीन बिकी, कुमरार के बहुत हल्ला हंगामा हुआ, होने के बाद से आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने जॉइंट बैठ करके मीटिंग किया, उससे पास किया कि वक्फ अधिनियम के आलोक में जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। इस पर बहुत सारे दबाव आए, हम लोगों ने कार्रवाई किया है। अब इन लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं ज़मीन तो जाएगी ही, पैसे भी जाएंगे ही। उसमें 52A जो सेक्शन है, जो लोग खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, जो विटनेस है, उसमें अजमानतीय इसमें केस होगा और उनको कहीं ना कहीं देर सवेर उनको
इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, ये आप जान लीजिए, पहले भी ऐसा हो चुका है। अच्छा, ये बताएं कि यतीम बच्चों का अभी सेक्रेटरी के आदेशानुसार अनिश्चित काल के लिए विद्यालय बंद कर दिया गया, तो क्या वहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, उनका नुकसान होगा? नहीं, देखिए, एक चीज़ पहले आप बात समझिए, कोई स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, पहले यतीम बच्चों का मामला समझिए, जो हॉस्टल में पढ़ते हैं वो बच्चे रह रहे हैं वहाँ, उनको पढ़ाने के लिए टीचर है। जो वहाँ हाई स्कूल है उसमें यतीम बच्चे नहीं हैं, उसमें जनरल बच्चे हैं। नहीं, लोकल 500 बच्चे हैं तो वो जनरल बच्चे हैं। तो जनरल बच्चे, इस तरह के कोई आदेश नहीं है। अगर आपके पास कोई कॉपी है तो उसको दिखाया जाए। मैं विद्यालय गया था, वहाँ एक चस्पा किया हुआ था इस तरह का के सेक्रेटरी के आदेशानुसार। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, कौन किस पे क्या आरोप लगाता है, उस पर अगर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर किसी का अगर सिग्नेचर नहीं है, मोहर नहीं है, तो मान्य नहीं है। आप अध्यक्ष के आदेश अनुसार कोई लेटर लगा दीजिएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए मौजूद हैं, आप ये पूछ सकते हैं। हमारे जानकारी में ऐसा इन्होंने नहीं किया है और इस तरह की कोई बात नहीं है। सेक्रेटरी साहब से सवाल यह है कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक एलानिया एक आम सभा में बताया था कि सारे बैंक के खाते सीज कर दिए गए, क्या वो चालू हो गया? कि नहीं, कोई बैंक अकाउंट चालू नहीं हुआ है, सबका सब सीज है। और करीब FCRA अकाउंट को छोड़ करके 1,42,00,000 रुपया अभी भी यानी कि वहाँ पड़ा हुआ है, जो आज तक यानी कि इदारे को नहीं मिला है। और दूसरी चीज़ इसी में मैं अभी बताना चाहूँगा, जब पैसे का मामला है, अभी पूर्णिया से 67,000 रुपया यानी कि पूर्णिया के लोग ने ला के दिया। वो हुसैन मजीद साहब फर्जी सेक्रेटरी ने उस पैसे को ये कर लिया। और जहाँ तक कि आपका भी सवाल सदर साहब से था, तो मैं उस पर जवाब ये देता हूँ कि वो कमिटी नहीं, क्या था जो हुसैन मजीद साहब ने क्या अमाउंट है? 67,000 रुपया, 67,000 रुपया। और ये जो है मुश्ताक आलम की कमेटी 2018-25 अक्टूबर से चल रही है। अब मुश्ताक आलम की कमेटी रन कर रही है, बल्कि मुश्ताक आलम ने दोबारा हाई साहब मुश्ताक आलम के साथ आए, इसलिए कि वो हुमायूं अहमद खान को इलेक्शन लड़ना था, उन्होंने हाई साहब को चार्ज दिया। लेकिन वो आकर के, आप लोग का एक सवाल आया है, हमने वीडियो देखा है, आप ही कहा है कि जब वो भंग कर दिए थे तो कमेटी कभी भी बायलॉज असल नहीं पढ़ना, उनके काबिल वकील साहब ने भी उनको नहीं बताया। हम डॉक्टर साहब की इसमें कोई गलती नहीं, उनके काबिल वकील साहब ने उनको नहीं समझाया कि आप किसी भी कमेटी को भंग नहीं कर सकते हैं, आप अपना रिजाइन दे दो, दूसरे आएंगे। ये कैसा होता कि भंग कर दिया। तीसरी चीज़ ये है कि अभी आपने जो बात बोला कि यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस से जो चिट्ठी आई है, चिट्ठी में साफ स्पष्ट है कि 2 मुकदमा इस पर चल रहा है, इस कमेटी पर। एक डॉक्टर हाई साहब ने किया है जिसमें सेक्रेटरी हमको मानते हुए किया है, और एक हुसैन मजीद ने किया है, उसने भी यानी हमें मानते हुए किया है। 2 मुकदमा जब पेंडिंग है और कोई भी अपना मूल प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है, तो इसका ये है। और वो हमारे यानी कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सेक्रेटरी, तो मैं ही सेक्रेटरी उसका हूँ, यही उसके सदर हैं, ना कि किसी के बोल देने से और ये कर दे। और वो लेटर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप और ये देखिएगा तो उसमें सब कुछ क्लियर है। अच्छा, आप ये बताएं कि विद्यालय को बंद करने का आदेश आपने किस लिए दिया? मैंने कोई विद्यालय को बंद करने का आदेश नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि मैं बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलने का काम नहीं, बच्चों को प्रोत्साहन देने का काम करता हूँ। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि मैंने बोला और बंद करें। और जहाँ तक हमारे असातिज़ा लोग या बाकी स्टाफ लोग ने जो स्ट्राइक किया है, हमको उनसे सहानुभूति है। अगर उनका कोई मांग है वो आए और आकर के बैठ करके बात करें, हम उनसे बात करने के लिए रेडी हैं। सदर साहब ने तो चिट्ठी भी दी थी कि आप लोग आइए और आकर के बैठ करके बात कीजिए, आप लोग का जो भी मामला है शाउट आउट होगा। और अगर ऐसा चिट्ठी किसी ने निकाला है, हम उन पर कार्रवाई करेंगे, इमीडिएटली उन पर एक्शन लेंगे। और अगर हमें ऐसा लगता अगर किसी ने किया है तो वो काम तो हो सकता है कि जब टीचर्स स्ट्राइक पे हैं और बच्चे आकर के यूं ही मैदान में अपने अब ये कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह करके। लेकिन हमारा कोई आदेश नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं उस पर इंक्वायरी करूंगा, इंक्वायरी करके उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। क्या शिक्षकों का जो की समस्या जो है, वेतन की समस्या है, कब तक आप दूर करने की सोच? मैं
टीचर कल अगर आ जाते हैं अध्यक्ष साहब के पास, हो सकता है कि परसों तक उनका मामला तय हो जाएगा। थैंक यू। इरशाद साहब ये बताएं कि अभी कुछ दिन पहले ये भी बात आई कि सुन्नी वक्फ स्टेट पर शिया का कब्जा, इस तरह की बात लोग कर रहे हैं। क्या ये क्या तफरका डालना है, क्या है ये? अब तो ये बड़ा मसला है कि आप किस बात को कह रहे हैं, ये वाज़ेह नहीं है। हम नहीं, आपको एक चैनल पर भी रन कर रहा था इस तरह की बात। ये हमने नहीं देखा है। जहाँ तक हमारी बात है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने लगभग 500 लोगों को बिहार में ज़मीन दिया होगा, वफ़ की ज़मीन कानून के तौर तरीके से, जिसमें हमको लगता है कि 450 तो सुन्नी ही होंगे। यहाँ पटना में 10 ऐसी मस्जिदें हैं जो शिया नवाबों ने बनवाया था, जिसको हमसे पहले भी दिया गया, हमारे रहते हुए भी कानूनी तौर तरीके से। आपको बड़ा हल्ला हंगामा हुआ था जिन्नाती मस्जिद, जी जी, उसको दिया मैंने गया। उसका कवर भी फिर किया था, हाँ कोशी जी, धर्सलैंड फिर वापस। चांद कॉलोनी की जो मस्जिद है उसको तौर तरीके से दिया गया। और यहाँ तक हुआ कि जो शिया वक्फ बोर्ड जो उलमाए कराम को, मौज़िन को जो वजीफ़ा दिया करता है, उसमें भी उसने कहीं कोई फ़र्क नहीं समझा। और सुन्नी उलमाए कराम जो शिया रजिस्टर्ड मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं, उनको भी वजीफ़ा दिया जा रहा है। तो इस तरह की बातें समाज में ऐसे लोग हैं, और पता नहीं इस तरह की बातें और करने वाले लोगों की क्या सोच रही होगी उसके पीछे, लेकिन हमको तो इस तरह की बात कभी समझ में नहीं। मेरा रिलेशन भी, हम आपको बता दें, हमारा रिलेशन भी बहुत सारे रिलेशन भी सैयदों में जो है सुन्नी और शिया दोनों में है। एक पटना की मस्जिद है पटना सिटी में, जी बताएं। उसके बारे में भी आरोप लग रहा है, जो लक्की बिस्किट बहुत मशहूर जगह, वहाँ पे बेचने का आरोप लग रहा है, वो आपके जरिए बेचने का आरोप लग रहा है, कहाँ तक सही है? हम आपको बता रहे हैं, कोई शिया मस्जिद मारसलामी थाना में लक्की बिस्किट के बगल में नहीं है। अगर कोई मस्जिद है तो उसका हम आपसे डॉक्यूमेंट चाहते हैं। कोई अगर मस्जिद की ज़मीन बिकी तो उसके भी डॉक्यूमेंट चाहते हैं। अगर इस तरह की बातें हैं तो उस ज़मीन को रिकवरी करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन्होंने बेचा है या ख़रीदा है या जिन्होंने बनवाया है उस पर इमीडिएट वफ़ अधिनियम 52A के तहत, क्रिमिनल केसेस 52A के तहत स्थानीय थाना में क्रिमिनल केस होना चाहिए। अगर इस तरह की बात है तो हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इमीडिएट जो लोग इन्वॉल्व हों, चाहे हम हों चाहे कोई भी हो, उन पर एकदम क्रिमिनल केस किया जाए, और इस बात को उजागर किया जाए कि वो मस्जिद कौन सी है, उसका डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, किसने बेचा है, किसने ख़रीदा है, ये सरकारी दस्तावेज है। इस तरह से होने चाहिए। और जिन लोगों को आरोप लगाना है क्या बात है, ये तो मुझे पता नहीं कि कभी मारसलामी में शिया फैमिली थी या नहीं थी, ये मुझे नहीं मालूम। मस्जिद थी या नहीं थी, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो हम देखना चाहते हैं उसको। ज्वाइंट सेक्रेटरी की हैसियत से, और हमारे जो नए अध्यक्ष आए इरशाद अली आज़ाद, उनके निर्देशानुसार कुम्हरार की जो ज़मीन बेची गई थी पहले, उसकी रिकवरी के लिए इनके डायरेक्शन से जब कार्रवाई शुरू की गई तो यतीम बच्चों की दुआ और तमाम लोगों के दुआओं से हम लोग बहुत कामयाबी की तरफ बढ़े, और हम लगता है कि अनकरीब हम लोग उस मकाम पर पहुंचेंगे जब वो ज़मीन पर बुलडोज़र चलेगा। और इसी चिट्ठी और इसी चीज़ से वो लोग बौखला करके, कौन सी ज़मीन पे? कुम्हरार की ज़मीन जो पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अहमद हई, पूर्व सचिव प्रोफेसर अबू मुजफ्फर और यहाँ के पूर्व प्रशासक इमाम इस्लाम, इन लोगों की साजिश के तहत जो बेचा गया था कुम्हरार में, उस ज़मीन की रिकवरी की कार्रवाई हो रही है। और हम समझते हैं कि अनकरीब उसको खाली कराने की कार्रवाई होगी, और उस कार्रवाई की जो चिट्ठी आ रही है तो तमाम लोगों के पास जा रही है। उसी कार्रवाई से बौखला करके बहुत सारी बात हो रहे हैं, टीचर को बरगलाया जा रहा है। कौन ऐसी बात कर रहा है? ये अहमद हई, अबू मुजफ्फर, इमाम इस्लाम और हुसैन मजीद जो बगल में रहते हैं, पास में रहते हैं, ये लोग अपने लोगों को गुर्गे को, जैसे एक हैं उनके गुर्गे, उनके दलाल हैं अली इमाम भारती हैं, और एक नैयर नाम का आदमी है, और वहाँ पर 2-3 लड़के और हैं,
जिनका नाम ढंग से हम नहीं जानते, ये लोग कभी इदारे में घुस जाते हैं, आप क्यों आए हैं, आप क्यों खोला है, ये क्यों हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह तरह की बात जो डॉक्टर अहमद हाई तो 20 के जो आम सभा हुई थी जी उन्होंने कमेटी को भंग किया था और दूसरी कमेटी का उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आवाम की राय से, आवाम के चुनाव से, इंतखाब से आना चाहिए। जी जी। तो क्या वैसा हुआ? तो उन्होंने कहा था कि हम 24 जनवरी को शायद उन्होंने ऐलान किया था कि हम 15 दिन के अंदर आएंगे आवाम के बीच में, तो वो नहीं आए। तब लास्ट में 28 फरवरी को वही आवाम तमाम लोगों के बीच में फिर बैठे लोग और वहाँ पर पुनः मुश्ताक आलम को लोगों ने सेक्रेटरी चुन लिया। उसी में हमें भी ज्वाइंट सेक्रेटरी चुना गया और उसमें मुनव्वर साहब थे जिनको सदर बनाया गया था। वो चूँकि अहमद हई के प्रभाव में आ गए इसलिए उनको बैक होना पड़ा। तब जा कर के हम लोग लाया गया इरशाद अली आज़ाद साहब को। हम लोगों ने देखा कि सिया वक्फ बोर्ड में रह करके इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ा और बड़े बड़े चट्टानों से टकराए, वो चट्टान चूर हो गया, लेकिन मेरा जो मेरा सदर है वो चूर नहीं हुआ। उसी ताकत को देखते हुए हम लोग इनको यतीमखाना में लाए और उसी के दिशा निर्देश पर हम लोगों ने वैसे लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई किया। उस कार्रवाई से बौखला कर वो लोगों ने अपने दलालों से हमें रास्ते में रोक कर धमकी देते हैं कि तुम ये सब कार्रवाई से वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी और तुम कभी यतीमखाना को देख नहीं पाओगे।